हेलो हेलो जी यस सर, आवाज़ आ रही है। जी सॉलिड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, कल हमने अपना चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था, यानी जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। और जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो पहली दफ़ा आए उसमें कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया, कुछ क्वेश्चंस उन्होंने किए। और जब जीपी थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड किया विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि वो पैटर्न जो है वो हकीकतन मैटर वेव का है। वो वेव जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट कर रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएगा वहाँ अपनी वेव को भी साथ लेके जाएगा और पैटर्न भी बनाएगा। चुनांचे आपने देखा था मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि चार्ज पार्टिकल पर असरअंदाज होती है, इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एक सर्कुलर पाथ में घुमाया और फोटोग्राफिक प्लेट पे ऊपर निशान मिला इलेक्ट्रॉन्स का, और साथ साथ उसका पूरा पैटर्न भी ऊपर ही चला गया, जिससे हमने ये कहा कि नहीं, ये तो मैटर वेव ही है। क्योंकि अगर ये एक्स रेज होती तो फिर यकीनन ये वाला जो लेफ्ट के ऊपर जो फिगर आपके सामने है वो बननी चाहिए थी, यानी एक्स रेज मैग्नेटिक फील्ड उन पर कोई असर नहीं डालती, वो अपनी जगह होती और इलेक्ट्रॉन का स्पॉट ऊपर चला जाता। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने आपको बताया था कि फिर तो एक्सपेरिमेंट्स की लाइन लग गई। हर वो फिनोमिना जिसे हम वेव फिनोमिना कहते हैं, वो सब का सब इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए, प्रोटॉन्स के ज़रिए, न्यूट्रॉन्स के ज़रिए सब किया गया। यानी डायफ्रैक्शन भी हासिल किया गया, इंटरफेरेंस भी हासिल किया गया। तमाम के तमाम वेव फिनोमिना पार्टिकल से पॉसिबल हो गए। यानी अब ये बात तय हो गई कि इलेक्ट्रॉन यानी पार्टिकल, एनर्जी यानी वेव, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। जिस तरह एनर्जी पार्टिकल में और मास में और मास एनर्जी में तब्दील हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह पार्टिकल और वेव दोनों तरह के बिहेवियर रखते हैं। वेव पार्टिकल बिहेवियर भी रख सकता है और पार्टिकल वेव बिहेवियर भी रख सकती है। इन दोनों एक्सपेरिमेंट में आपने डायफ्रैक्शन को होते देखा, और वो भी इलेक्ट्रॉन के ज़रिए। चुनांचे हम अपने नए चैप्टर पे चलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम इस वक्त चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, क्योंकि 4 इसकी कंटिन्यूटी में आ रहा है। फिर 3 डिस्कस करेंगे। 4 बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा डिफरेंट किस्म का चैप्टर है, और जिसको ये कहा जाए कि बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आइंदा अब आपको सारी चीज़ें जो भी पढ़ने को मिलेंगी वो विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटम मैकेनिक्स मिलेंगी। यानी आपको चाहिए कि आप क्वांटम मैकेनिक्स को अच्छी तरीके से समझें, और फिर हम जब आगे आप एडवांस कोर्सेज की तरफ जाएंगे तो आप, वैसे तो उसूली तौर पे तो हर चीज़ क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू पढ़नी पड़ती है। अब वो अलग बात है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं उसको इन फ्यूचर, वो बात की बात है। चले जनाब, क्वांटम मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 4। अब उसी टेरी डायग्राम पर मैं आपको दोबारा ले आया। बार बार उसी की बात होती है। यहीं से शुरू हुए थे और यहीं पर दोबारा पहुंच गए। अब इसमें बड़ी चेंजेस आ गई स्ट्रीम में। फिजिक्स डिस्कशन है मैटर और एनर्जी का। अब नहीं कहेंगे हम कि मैटर और एनर्जी आपस में कोई ताल्लुक नहीं रखते। अब नहीं कहेंगे।
बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये एरो क्या शो कर रहा है? द मैटर कन्वर्ट टू द एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू द मैटर। और किस किस हवाले से पढ़कर आए आप? एनर्जी पेयर प्रोडक्शन की सूरत में मैटर में बदल जाती है, और मैटर एनिहिलेशन की सूरत में एनर्जी में बदल जाता है। एनर्जी जो कि वेव नेचर रखती थी, और वेव मींस कंटिन्यूटी, उसमें प्लैंक्स ने एक डिस्कशन किया और उसमें ये एरो बना दिया कि एनर्जी डिसकंटिन्यूस हो गई। आसान लफ्जों में एनर्जी पार्टिकल नेचर रखने लगी, और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एम्पियर प्रोडक्शन वगैरह। फिर जब डी ब्रॉगली ने कहा कि एनर्जी ड्यूअल हो सकती है तो मैटर को भी होना चाहिए, चुनाचा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करने लगा, यानी कंटिन्यूटी। और फिर एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर ने उसको वेव नेचर साबित कर दिया। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जेपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। और इस इक्वेशन का बड़ा गहरा ताल्लुक हमसे बना, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसे कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का लफ्ज उस वक्त यूज किया जाता है कि मास और एनर्जी शक्लें अलग अलग हैं। यकीनन मास मास होता है, एनर्जी एनर्जी होती है, लेकिन किसी मास से कितनी एनर्जी बन सकती है वो इस इक्वेशन से हमें पता चल जाएगी। सी स्क्वायर मीन्स द वेलोसिटी स्क्वायर, कांस्टेंट के तौर पे यूज हो रहा है, और इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना मैटर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सारी बातें होने के बाद अब जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ एनर्जी और मैटर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। एनर्जी मास में, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिएगा अब क्या कहने जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ अब मैं, पूरी तवज्जो रखेंगे आप लोग सारी। नाउ मैटर एंड एनर्जी बोथ आर डुअल नेचर। साबित हो चुका है, अब बार बार मुझे बताने की और पूरी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब तक जहां हम पहुंचे हैं, मैटर और एनर्जी दोनों डुअल नेचर साबित हो गए। इसका क्या मतलब हुआ? नो डिफरेंट मीनिंग ऑफ वेव एंड पार्टिकल। ये दो अलग अलग मीनिंग नहीं है। पार्टिकल और वेव जुदागाना मफहूम नहीं रखते, एक ही चीज है। क्योंकि पार्टिकल वेव भी बन रहा है और वेव पार्टिकल भी बन रही है। नजर आ रहे हैं हमें एक्सपेरिमेंट में। सिर्फ ना वेव ले सकते हैं ना सिर्फ पार्टिकल ले सकते हैं। पार्टिकल को वेव, वेव को पार्टिकल, यही हमारा सारा पुराना डिस्कशन था। एंड बोथ आर द डुअल नेचर। तो अब इनके लिए पार्टिकल कहना ऐसा ही है जैसे वेव कहना, वेव कहना ऐसे ही है जैसे पार्टिकल कहना। अलग अलग मायने नहीं है इनके। द वेव एंड द पार्टिकल हैव नो डिफरेंट मीनिंग। अलग अलग मायने नहीं है, एक ही मायने हैं इनके। यानी वेव कहें तो जहन में पार्टिकल भी रहे, और पार्टिकल कहें तो जहन में वेव भी रहे। साइंटिस्ट ने कहा यार ये तो सारा प्रॉब्लम ही रहेगा, तो हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, ना वेव कहें ना पार्टिकल कहें, एक टर्म बना लेते हैं जो दोनों के लिए काफ़ी हो। यानी वो टर्म कहें तो उसका मतलब सेम हो, यानी वेव भी पार्टिकल भी। तो इंट्रोड्यूसिंग, उन्होंने इंट्रोड्यूस की एक नई टर्म,
फॉर बोथ वेव एंड पार्टिकल। और क्या कहते हैं उसको? वेव पैकेट। वेव पैकेट। व्हाट इज अ वेव पैकेट? बहुत ज़्यादा छोटी या क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम होते हैं तो ये लफ्ज़ कभी आपने नहीं सुना, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में होते हैं तो वेव पैकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। वेव पैकेट, ठीक है, वेव पैकेट हो गई बात। यानी जब भी पार्टिकल को कहना हो तो वेव पैकेट कहें, वेव को कहना है तो वेव पैकेट कहें। दोनों मीनिंग इसमें मौजूद है। वेव खुद आया है नाम में, और पैकेट का मतलब एन इंडिविजुअलिटी, एक अलग सी चीज। एक पैकेट दूसरे पैकेट से हमेशा जुदा होता है, चाहे वो कोई सा भी पैकेट हो। फर्ज कर लें कि सिगरेट का ही पैकेट है, तो एक पैकेट होगा, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी होगी, उसकी अपनी डायमेंशंस होंगी। दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट, अलग अलग हैं, ये डिस्टिंग्विश हैं, अलग अलग हैं, यानी पार्टिकल के अंदाज में बिहेव कर रहे हैं, आसान लफ्जों में। द वेव पैकेट, दोनों चीज़ें मौजूद हैं इसमें। द टर्म वेव पैकेट यूज फॉर बोथ पार्टिकल एंड वेव एट द सेम टाइम। जब हम कहते हैं वेव पैकेट, अंडरस्टूड होता है कि फिजिक्स के अंदर जब आप वेव पैकेट कह रहे हैं तो वेव और पार्टिकल को एक साथ बयान कर रहे हैं। कैसे होते हैं वेव पैकेट? मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ अंदाज से वेव पैकेट बना के दिखाए। नीचे मैंने चंद वेव पैकेट दिखाए हैं आपको। आप क्या देख रहे हैं? अलग अलग चंद वेव पैकेट दिखाए जा रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये पार्टिकल भी है, ये वेव भी है। वेव तो आपको नजर आ ही रही है उसके अंदर, ये पार्टिकल भी है। अब कुछ सवाल इसके अंदर आते हैं, वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। मसलन चलें, एक मैं आपके जहन में एक सवाल छोड़ जाऊं। मसलन ये है, पार्टिकल कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पूरा ही हर जगह ही पार्टिकल पार्टिकल है। ये तो सही है। तो उन्होंने कहा हाँ, हर जगह है पार्टिकल। चलें छोड़ दें इस बात को, हर जगह है पार्टिकल। आइए अब हम मजीद आगे चलते हैं। लेकिन अब आपको वेव पैकेट पता चल चुका है। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बात शुरू हो रही है। एक जर्मन साइंटिस्ट था, हाइजनबर्ग उसका नाम था। उसने जनाब एक प्रिंसिपल दिया और उसे नाम दिया गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी लिखा हुआ है लेकिन बड़ा अनसर्टेनिटी जाता है। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत। गैर यकीन, आप किसी बात के लिए थोड़े से शुबे में मुब्तला हो, किसी बात को यकीन से नहीं कह सकें। आज बारिश होगी या नहीं होगी, गैर यकीनियत है। आज किसी सड़क पर ट्रैफिक जैम होगा या नहीं होगा, इसे गैर यकीनियत कहते हैं। लेकिन अगर आप इसे बिल्कुल 100% के इतने बजे यहाँ पर ट्रैफिक जैम होगा, यकीन है आपको इस बात का। अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत। और अगर अन हटा दें, सर्टेनिटी ले आए तो यकीन हो जाएगा। सर्टेन, हाँ बिल्कुल ऐसा है। आप जिस जगह बैठे हैं बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा सोफे पे आप बैठे हुए हैं और मैं कहूँ यार ये शख्स बैठा हुआ किधर है, ये सोफे के इस तरफ बैठा है, सोफे के उस तरफ बैठा है, सोफे के बीच में बैठा है। मुझे अनसर्टेनिटी हो, गैर यकीनी अंदाज हो, पता नहीं किधर बैठा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे, इतना बड़ा सोफा है, वेयर इज द बंदा। खैर, तो हाइजनबर्ग साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की बात कही। पहले भी पढ़े हुए होंगे यकीनन आपने ये, लेकिन जिस अंदाज से पढ़े होंगे और जिस अंदाज से पढ़ाए गए होंगे, वो बड़ा सवालिया निशान है उसके ऊपर। आइए,
अकॉर्डिंग टू द हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है? बड़ी आसान सी बात कहता है, कोई ऐसी बात नहीं कह रहा वो, ना समझ में आने वाली बात नहीं है उसके स्टेटमेंट में। सही है, उसने ये कह दिया, लेकिन क्यों कह दिया वो बात की बात है। द पोजिशन डेल्टा एक्स एंड द मोमेंटम डेल्टा पी ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम और उसकी पोजीशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन at the same time with accuracy less than the Planck's constant। बात जगह ही नहीं लगा हुआ लफ्ज लेस देन द प्लैंक्स कांस्टेंट, सिर्फ वहीं लिखा, वहीं तक छोड़ा हुआ है। एट द सेम टाइम विद एक्यूरेसी, यानी हम किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम को और उसकी पोजीशन को एक ही वक्त में बयान नहीं कर सकते। एक्यूरेसी के साथ, बयान ना करने का मतलब उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी लाएंगे अगर किसी एक चीज में, सर्टेनिटी लाएंगे किसी एक चीज में, तो दूसरी चीज अनसर्टेन हो जाएगी। मैं पोजीशन को सर्टेन करने की कोशिश करूं, उसमें यकीनियत पैदा करने की कोशिश करूं, तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। और अगर मोमेंटम में करूं तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। तो ये बना आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैथमेटिकली कैसे लिख दिया गया? डेल्टा एक्स डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू नहीं कहूँगा मैं, सिमिलर टू एच, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, इक्वल नहीं का निशान नहीं लगाया जाएगा। इक्वल हो गया तो फिर वो सर्टेनिटी हो जाएगी। और एडवांस, ये तो अभी क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हो रही है, शुरू में ये दिया गया था, लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स एडवांस होती चली गई तो उसमें फिर आपके सामने h/2 लिया जाने लगा उसी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, और डेल्टा एक्स डेल्टा पी h/2। h/2 को एक नया कांस्टेंट कहा गया, एच कट। एच पे एक कट लगा के एच कट, एच कट बराबर h/2, यानी एच की वैल्यू को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो जो भी वैल्यू बनेगी वो एच कट की बनेगी। तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। उमूमन छोटी क्लासेस में हम सिर्फ एच पे बात छोड़ देते हैं, लेकिन अभी आप एच कट की बात करेंगे, यानी दोनों को अपने जहन में रखेंगे कि आगे जाने के बाद आपको क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल h/2 नज़र आएगा, तो वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक कांस्टेंट का इजाफा हुआ है, एच कट, पूरी कहानी है इसके पीछे। मैं इधर उसको छेड़ कर आपको परेशान नहीं करना चाहता। दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑल्सो नोन एज मोमेंटम पोजिशन अनसर्टेनिटी। मोमेंटम डेल्टा पी, पोजिशन डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, और अदरवाइज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसे मोमेंटम पोजिशन कहने की वजह ये हुई कि एक और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज़ होता है जब आप थोड़ा सा क्वांटम ऑप्टिक्स की तरफ जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स की दो डिफरेंट ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पर another uncertainty principle called energy time uncertainty, यही सेम स्टेटमेंट है इसका, एनर्जी एंड टाइम, डेल्टा ई डेल्टा टी h/2, डेल्टा ई डेल्टा टी एच कट, वही पूरी वही इक्वेशन है, वहाँ डेल्टा एक्स डेल्टा पी, यहाँ डेल्टा ई डेल्टा टी। और अगर लिखना भी चाहते हैं इसकी स्टेटमेंट तो उसी में मोमेंटम और पोजीशन के बजाय एनर्जी और टाइम का लफ्ज़ यूज़ कर लेंगे। हमारे पास ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी, इसलिए उसको मोमेंटम पोजीशन अनसर्टेनिटी कहा था। एच कट जैसे अभी मैंने कहा h/2 के बराबर होता है। अगर h 6.63 10⁻³ को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे रिजल्ट मिलता है 1.05
10⁻⁻34 एच का, ये इसकी वैल्यू हो गई, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया। आइए जनाब, अब हम सर ये बहुत शोर आ रहा है सर पीछे से, पता नहीं किसकी। अच्छा, तो अब हम आहिस्ता जी। यस तो सर। बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी तो आपने सिर्फ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा है, अब जरा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने पिछले 50 साल की सारी प्रॉब्लम्स को चुटकी बजाते हल कर दिया। वो जो ड्यूअल नेचर के मामला थे, उसको बड़ी हद तक एक्सप्लेन किया है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। ठीक है, क्या किया है जरा गौर से देखिएगा। ये है जनाब मेरे पास एक वेव पैकेट। वेव पैकेट अभी पीछे देख कर आए हम, यही पार्टिकल है, यही वेव है, इसी में कहीं पार्टिकल है, इसी में कहीं वेव है। लोगों ने कहा क्या हम वेव पैकेट बड़ा नहीं बना सकते? यहाँ बड़ा बना लो भाई, ये लो, बड़ा बन गया। ये तो छोटा नहीं बना सकते, छोटा बना लो, ये छोटा बन गया। और अगर इससे छोटा बनाए, ये बन गया। और छोटा करते गए, ये सब वेव पैकेट्स हैं, वेव पैकेट्स हैं, ये सब वेव पैकेट हैं। जितना दिल चाहे छोटा बना लो, जितना दिल चाहे बड़ा बना लो। ठीक, अब जब सामने वेव पैकेट आए आपके, बड़े और छोटे वेव पैकेट का तस्वुर आया, तो हाइजेनबर्ग साहब सामने आ गए। आइए गौर से देखिएगा, इस वेव पैकेट में कहाँ है पार्टिकल? यहाँ है। क्यों भाई? यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। क्या आ रहा है सामने? अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत। अगर कोई बच्चा कहता है कि जिस जगह कर्सर है यहाँ है, और मैं कहूँ नहीं पीछे है, तो दो दो मसाइल हो गए ना। आप कहते हैं यहाँ है, मैं कहता हूँ वहाँ है, ये क्या बात हुई भाई? पोजीशन तो पोजीशन है, पार्टिकल कहाँ है? तो सवाल ये पैदा हुआ, इसमें पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनियत है। पार्टिकल की पोजीशन कि पार्टिकल इधर है, इधर है, इधर है, क्या है, कहाँ है? अनसर्टेनिटी है। अभी मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, पोजीशन में अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अब जरा हम पहुंच गए किसी बड़े वाले वेव पैकेट पे इधर। अब पार्टिकल कहाँ है? लो भाई, पहले उसी रीजन में नहीं मिल रहा था, उसी रीजन में अनसर्टेनिटी थी, अब बड़ा रीजन लेकर आ गए, और अब पूछ रहे हैं पार्टिकल कहाँ है? पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ गई। पहले एक रीजन में तलाश कर रहे थे हम पार्टिकल में, अब और बड़े रीजन में तलाश कर रहे हैं पार्टिकल, तो अनसर्टेनिटी में इजाफा हुआ है। पोजीशन, अभी सारी बात पोजीशन की हो रही है, अनसर्टेनिटी में इजाफा हुआ है। अगर मैं वेव पैकेट छोटा करूं, यहां आ जाऊं, तो अनसर्टेनिटी पहले से कम हो गई। एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं हम इसको। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बंदे का नाम दे दूं और कहूं कि भाई जरा इसको ढूंढो किधर है ये, आप कहें यार कुछ तो बताओ, मैंने कहा है ये कहीं पाकिस्तान में।
अब आपके लिए उस बंदे के पोजीशन मालूम करने में अनसर्टेनिटी है। इतना बड़ा पाकिस्तान, उसमें वो कहाँ है? बस मैंने कहा पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी है इसकी पोजीशन। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं आपसे कह दूं कि नहीं तुम ऐसा करो कि इसको सिंध में तलाश कर लो, ये पाकिस्तान के बजाय सिंध में कहीं है, अब आपके लिए अनसर्टेनिटी कम हो गई है। अनसर्टेनिटी कम हो गई है। 10 मिनट के बाद ये बंद होगा, सही है, क्योंकि इसका मुझे वार्निंग आ गई है कि लास्ट 10 मिनट चल रहे हैं अभी, तो आप इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे। अनसर्टेनिटी कम हो गई, मैंने रीजन कम कर दिया। फिर मैं कहूँ चलो यार सारे सिंध में ढूंढने के बजाय ऐसा करो इसको कराची में ढूंढ लो, और अनसर्टेनिटी क्या हो गई? पहले पूरा पाकिस्तान, फिर सिंध, फिर सिर्फ कराची आ गए। अनसर्टेनिटी कम हो रही है, सर्टेनिटी बढ़ रही है, पोजीशन। फिर मैंने कहा कि कराची में भी ढूंढने के बजाय ऐसा करो सिर्फ गुलशन इकबाल में ढूंढ लो। अब आपके लिए आसानी हो रही है, आप उसकी पोजीशन को सर्टेन करते जा रहे हैं, कहाँ पूरा पाकिस्तान, कहाँ गुलशन इकबाल। फिर मैंने और कहा, मैंने बोला छोड़ो यार उर्दू यूनिवर्सिटी में ढूंढ लो। अब उर्दू यूनिवर्सिटी में आ गए, पूरा गुलशन छूट गया। उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर है, अच्छा गुलशन भी उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर है, यानी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन में, सॉरी। तो अब आप सिर्फ उसे यूनिवर्सिटी में ढूंढेंगे, मारना नहीं है, ख्याल रहे कभी ढूंढ के पिटाई शुरू कर दें उसकी, नहीं। उर्दू यूनिवर्सिटी में मैंने कहा चलो उर्दू यूनिवर्सिटी में छोड़ो, एकेडमिक ब्लॉक में देख लो, जो आपका ब्लॉक है, ये एकेडमिक ब्लॉक आ गया, पूरी यूनिवर्सिटी में भी नहीं ढूंढ रहा है, सिर्फ एकेडमिक ब्लॉक में ढूंढ रहा है। मैंने कहा उसको भी छोड़ो, फिजिक्स डिपार्टमेंट में ढूंढ लो, अब तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक रह गए आप, अब फिजिक्स डिपार्टमेंट में ढूंढ रहे हैं उसको। मैंने कहा छोड़ो यार मेरी क्लास में ढूंढ लो, ये मेरी क्लास आ गई, इसमें बैठा हुआ है वो। फिर मैंने और छोटा कर दिया, इससे भी ज़्यादा छोटा, ये पहली लाइन में तीसरा बंदा बैठा हुआ है, ये पहुंच गया हम उस तक। पोजीशन क्या हो गई? सर्टेन हो गई। अब कोई आपके पास अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत नहीं है, यह है वो, यह है इसकी पोजीशन, सर्टेनिटी आ गई। गुड। जितना बड़ा वेव पैकेट उतनी पोजीशन में अनसर्टेनिटी, जितना छोटा वेव पैकेट उतनी पोजीशन में सर्टेनिटी। अभी तक मैंने कौन सी बात की है? पोजीशन। मोमेंटम पे आइए। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, सही है। जरूरी थोड़ी है कि मोमेंटम को हम मास इनटू वेलोसिटी से जाहिर करें। मोमेंटम एम वी पी के बराबर हो अगर, तो किससे निकाला जा सकता है? एच ओवर लैम्डा से। मोमेंटम इधर ले आए, ये मोमेंटम इधर ले आए, लैम्डा इधर ले आए, इसका मतलब मोमेंटम मालूम किया जा सकता है एच, प्लैंक कांस्टेंट, एंड लैम्डा इज अ वेवलेंथ। क्या इस वाले वेव पैकेट में लैम्डा वाजे? जी बिल्कुल वाजे। तो क्या मैं मोमेंटम मालूम कर सकता हूँ? बिल्कुल मालूम कर सकता हूँ। एच ओवर वेवलेंथ लैम्डा डिवाइडेड बाय, इसे एच को डिवाइड किया एंड वी गेट द मोमेंटम। मोमेंटम कैसा है? एक्यूरेट है। पोजीशन अनसर्टेन है, मोमेंटम सर्टेन है। कहाँ? यहाँ। वेव पैकेट छोटा हुआ, अभी भी मोमेंटम सर्टेन है, लेकिन पहले के मुकाबले में थोड़ी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम हुई। मोमेंटम में इसके मुकाबले में अनसर्टेनिटी बढ़ी। आगे आते जाइए, जब पोजीशन सर्टेन हो रही है, बिल्कुल यहाँ इस जगह पर, इस जगह पर मोमेंटम बता सकते हैं? नहीं, मेरे पास लैम्डा मालूम करने का कोई जरिया नहीं है इस वक्त।
तो मोमेंटम क्या हो गया? अनसर्टेन हो गया। पोजीशन सर्टेन हो गई। पोजीशन में सर्टेनिटी लाएंगे तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। मोमेंटम में सर्टेनिटी लाएंगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। दोनों को एक साथ एक्यूरेसी के साथ बयान नहीं किया जा सकता। ये बात बताई जनाब हमें हाइजेनबर्ग ने, और इसके इस बात पर क्या हुआ? पार्टिकल वेव ड्युअलिटी का मसला हल हो गया। बड़ा आसान सा है। क्या? अगर गौर कीजिए, इस जगह पर मैं हूं तो क्या मुझे पार्टिकल बिहेवियर मिल रहा है? और अगर मैं इस जगह पर हूं तो कौन सा बिहेवियर मिल रहा है? जहां पार्टिकल की पोजीशन अनसर्टेन है, मोमेंटम लैम्डा वेव बिहेवियर मिल रहा है। मसला हल हो गया। यानी अगर बड़े वेव पैकेट होंगे तो क्या मिलेगा आपको? वेव नेचर मिलेगी, क्योंकि मोमेंटम सडन है। और अगर आप छोटे वेव पैकेट की तरफ जाएंगे तो पोजीशन तो सर्टेन होगी, मोमेंटम अनसर्टेन होगा, और आपको वो वेव पैकेट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता नजर आएगा। ये है पार्टिकल, ये है वेव। डेल्टा एक्स पोजीशन, पी मोमेंटम। मोमेंटम में सर्टेनिटी नहीं है, सॉरी अनसर्टेनिटी नहीं है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी नहीं है। पोजीशन सर्टेन है, मोमेंटम सर्टेन है। सही है। आइए ज़रा और आगे एक थोड़ा सा। यह है जनाब हमारा वही स्पेक्ट्रम। जितने क्वांटम फिनोमिना मिले, कहाँ मिले? विजिबल के राइट पे मिले। अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे, गैमा रे। वायलेट, अल्ट्रा वायलेट यानी विजिबल का वाला पोर्शन, और अल्ट्रा वायलेट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्स रे कॉम्पटन इफेक्ट, गैमा रे प्रोडक्शन। यही मिल रहे हैं ना। और अगर वेव फिनोमिना मिले तो कहाँ मिले? लेफ्ट पे लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, टेलीवेव्स। अगर मैं इनके वेव पैकेट बनाऊं इन सब के, तो आपको पता है यहाँ वेवलेंथ छोटी होती चली जा रही है, छोटी होती चली जा रही है, 10⁻22 मीटर, और यहाँ वेवलेंथ बढ़ते बढ़ते किलोमीटर में आ गई। अगर मैं एक वेव पैकेट बनाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, तो उस वेव पैकेट में कम से कम एक वेव तो दिखाऊंगा ना। इतनी बहुत सारी वेव ना दिखाएं, सिर्फ एक दिखा दें तो एक वेव पैकेट तो दिखाएंगे ना। तो अगर मिनिमम एक वेव दिखाएंगे तो यहाँ जो वेव पैकेट होगा वो कैसा होगा? बेइंतहा छोटा, बेइंतहा छोटा। छोटा वेव पैकेट कैसे बिहेव कर रहा है? पार्टिकल, पोजीशन में सर्टेनिटी है। इसका मतलब सारे क्वांटम फिनोमेना जिसमें मुझे पार्टिकल नेचर मिल रही थी वो सब यहाँ मिले थे। और सारे वेव फिनोमेना लाइट और लाइट के बाद वाले मिले थे, क्योंकि यहाँ बड़े वेव पैकेट हैं, किलोमीटर तक के वेव पैकेट हैं रेडियो वेव में। अगर मैं 1 किलोमीटर एक वेव बनाऊं तो 1 किलोमीटर में मुझे लेना पड़ेगा, तो मेरे लिए वेव पैकेट 1 किलोमीटर बड़ा होगा, तो उसके अंदर मुझे क्या नज़र आएगी? कंटिन्यूटी नज़र आएगी, वेव नज़र आएगी, क्रॉस नज़र आएगा, ट्रफ नज़र आएगा। और मैं कहूँगा यहाँ तो चीज़ जो है वो कैसी है? वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है। सारे क्वांटम फिनोमेना इधर राइट पर, सब लेफ्ट पर। इन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या कहने लगे? राइट पर जहां क्वांटम फिनोमेना मिलते हैं, फेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां मैं उन्हें नाम देता हूं रेस। लेफ्ट पर वेव्स,
कभी किसी ने ये सवाल नहीं किया मुझसे। लास्ट मिनट चल रहा है, किसी लम्हे भी क्लास डिसकंटिन्यू हो जाएगी, आप लोग जल्दी से फौरी तौर पर इसे कनेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं अपनी बात को कंप्लीट करूं, फिर क्लास छोड़ूंगा। तो आपने देखा कि ड्यूअल नेचर क्या था, कैसे सामने आया, एक्सपेरिमेंट में साबित हुआ, और अब आकर ड्यूअल नेचर क्या बन गया। एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, राइट वाला पोर्शन